नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज से मैं सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908 शुरू कर रहा हूँ, पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ और ये मैं बेयर एक्ट से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग बेयर एक्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रिलिमिनरी जो पोर्शन है उसको टच करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908। तो पहले हम लोग समझते हैं ये कोड क्या है। कोड का मतलब हो गया जो सिविल कोड होते हैं, सिविल कोड किस तरीके से कामकाज करेंगे उसको लेकर के जितने भी कानून बने हैं उन सभी कानून का जो समूह है उसको इस कोड के अंदर में डाल दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी सिविल कोड किस तरीके से काम करेंगे, उस काम करने का जो तौर तरीके को लेकर के जितने भी कानून बने हैं उस कानून के समूह को इस कोड बोलते हैं। तो ये जो कोड है सिविल प्रोसीजर कोड, ये 1908 में तो ये बना और ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ जनवरी 1, 1909 को। जनवरी 1, 1909 को ये लागू हो गया। ये तो हुई कोड की बात। अब कोड कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? तो कोड समूचे भारत में अप्लाई होता है, लेकिन नागालैंड स्टेट को छोड़ करके और ट्राइबल एरियाज को छोड़ करके वो पूरे भारत में लागू होता है। पहले तो ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू नहीं होता था, लेकिन अब होता है क्योंकि अब वो यूनियन टेरिटोरी के अंदर में आ गया। अच्छा, ये तो हो गया कि ये कोड कहाँ कहाँ लागू होता है। अब जो नागालैंड की बात है उसमें ये बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी नागालैंड की और वो गवर्नमेंट जो कि ये ट्राइबल एरियाज को चला रही है, उनके पास ये पावर होगा कि वो अपनी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा इस कोड को या तो पूरे रूप में अप्लाई कर सकती है अपने एरिया में, या इसका कुछ एक पोर्शन अप्लाई कर सकती है, या वो चाहे तो कोड में के प्रोविजंस में कुछ एक चेंजेस, कुछ एक मॉडिफिकेशंस करके भी वो अपनी एरिया में लागू कर सकती है। ये दिया हुआ है। अब आप समझते हैं कि ट्राइबल एरियाज का मतलब क्या होगा। तो ट्राइबल एरियाज का मतलब होगा पैराग्राफ 20 सिक्स शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल का पैराग्राफ नंबर जो 20 है, उसमें जो भी एरियाज इंक्लूडेड है जिनको कि 21 जनवरी 1972 से पहले असम स्टेट के साथ जोड़ा गया था, वो सभी को ट्राइबल एरियाज बोला जाएगा। तो ये ट्राइबल एरियाज क्या है उसके बारे में हम लोग को पता चल गया। अच्छा, अब इसमें और एक बात बोली गई है, जैसे कि अमिंदीवी आइलैंड्स हो गया, वेस्ट गोदावरी हो गया, ईस्ट गोदावरी हो गया, विशाखापट्टनम की एजेंसीज हो गया, यूनियन टेरिटोरी ऑफ लक्षद्वीप हो गया, वहाँ पर अगर कोई स्पेशल कानून वो सब चल रहा है, वो सब जगह को चलाने का, तब वो कानून को बिना हैम्पर किए हुए बाकी प्रोविजंस इस कोड के उन जगहों में अप्लाई होंगे। तो ये तो हो गया डेफिनेशंस और कोड को लेकर के। ठीक है, अब हम लोग एक्चुअल जो डेफिनेशंस है वो समझते हैं कि वो डेफिनेशंस क्या क्या है। तो पहला तो डेफिनेशन में आप देखोगे कोड। कोड का मतलब होगा ये सिविल प्रोसीजर कोड, जो भी कानून वगैरह जो भी मैं अभी आपको बताया। दूसरा आ जाता है डिक्री। डिक्री का मतलब क्या होता है? तो डिक्री का मतलब समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डिक्री प्रिलिमिनरी हो सकती है, फाइनल हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी हो सकती है, पार्टली फाइनल भी हो सकती है। डिक्री का मतलब होता है फाइनल डिसीजन। जो मैटर इन डिस्प्यूट है, जिसके ऊपर में कि केस फाइल किया गया, उस मैटर के ऊपर जब एक फाइनल डिसीजन आ जाता है तो उस डिसीजन को हम डिक्री बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब ये है कि जो डिक्री है
वो जो प्रिलिमिनरी और फाइनल का जो कंसेप्ट है उसमें ये चीज़ है कि आज मान लीजिए कि एक सूट के अंदर मैटर इन डिस्प्यूट एक से ज़्यादा है, जिसके ऊपर में डिस्प्यूट है वो मैटर एक से ज़्यादा है, और कुछ एक मैटर में तो कोर्ट फाइनल डिसीजन दे देती है, पर कुछ एक मैटर्स के ऊपर में कोर्ट फाइनल डिसीजन देने में थोड़ा टाइम लगाती है, बाद में देती है। तो ऐसे चीज़ को प्रिलिमिनरी डिक्री बोलेंगे, जिनके ऊपर में कोर्ट फाइनल डिसीजन दे दी वो प्रिलिमिनरी हो गया, क्योंकि पूरा केस तो पूरा सूट तो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, वो तो अभी भी चल रहा है, बस उसके कुछ एक मैटर्स को लेकर ही डिसीजन आया, इसलिए उसको प्रिलिमिनरी बोला जाता है। और जब पूरे सूट के मैटर्स को लेकर कोर्ट जब फाइनल डिसीजन दे देती है तो वो हो जाता है फाइनल डिक्री। ठीक है, इसमें और एक बात है कि कोई अगर केस फाइल करता है, प्लेंट फाइल करता है और कोर्ट उस प्लेंट को डिसमिस कर देती है, एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसको भी डिग्री बोला जाता है। और कोर्ट अगर कोई डिसीजन लेती है अंडर सेक्शन 144, अंडर सेक्शन 144 अगर कोर्ट कोई डिसीजन लेती है तो उसको भी हम डिग्री बोलते हैं। यहाँ पर दो एक्सेप्शंस हैं डिग्री को लेकर के। पहले एक्सेप्शंस क्या है कि ऑर्डर को डिग्री नहीं बोलेंगे, ऑर्डर जो कि अपीलेबल होता है, डिग्री जनरली अपीलेबल नहीं होता, तो उसको तो हम लोग डिग्री नहीं बोलेंगे। और केस चल रहा है कोर्ट के अंदर में, और कुछ कारणवश कुछ बेस को लेकर के अगर कोर्ट उस केस को डिसमिस कर देती है तो भी उसको हम लोग डिग्री नहीं बोलेंगे। तो ये तो हो गया आपका डिग्री का मतलब, प्रिलिमिनरी और फाइनल भी मैं आपको बता दिया। अब सेकंड जो है वो है आपका डिग्री होल्डर। तो डिग्री होल्डर का मतलब हो गया वो पार्टी जिसके फेवर में डिग्री आती है, जिसके पक्ष में जजमेंट मतलब डिसीजन आता है, जजमेंट नहीं डिसीजन आता है, उसको डिग्री होल्डर बोलते हैं। डिग्री होल्डर बोलते हैं। ये आपका वो भी हो सकता है डिसीजन, या फिर ऑर्डर भी जिसके फेवर में आता है, जिसके ऊपर की हम लोग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग डिग्री होल्डर बोलते हैं, जो केस जीतता है। उसके बाद आ गया डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया एरिया। कौन सी एरिया? जो कि कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, प्रेजेंट केस में डिस्ट्रिक्ट, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में जो एरिया आती है उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। इसमें हाई कोर्ट की एरिया भी इंक्लूडेड रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट क्या होता है? तो फॉरेन कोर्ट का मतलब है वो कोर्ट जो कि भारत के बाहर स्टैब्लिश होता है, भारत की जो एरिया है उसके बाहर स्टैब्लिश होता है। नंबर एक बात, उसको स्टैब्लिश करने में भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता है, वो स्टैब्लिश नहीं करती है, ना ही वो उस कोर्ट को संचालित करती है। वो एकदम सेपरेट होता है जो कि भारत के बाहर है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन कोर्ट। और फॉरेन जजमेंट का मतलब होता है फॉरेन कोर्ट जो जजमेंट देता है वो हो गया फॉरेन जजमेंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर का मतलब क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट जिस आदमी को अपॉइंट करती है एज ए गवर्नमेंट प्लीडर, जिसका काम होता है वो सब फंक्शंस करना जो कि इस कोड के अंदर में बोला गया है कि एक गवर्नमेंट प्लीडर करेगा, जो प्रोविजन से गवर्नमेंट प्लीडर करेगा जो कि इस कोड में बताया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट जिस आदमी को अपॉइंट करती है उस आदमी को हम गवर्नमेंट प्लीडर बोलेंगे। और गवर्नमेंट प्लीडर अपना काम करते वक्त किसी और को अपने अंडर में अपॉइंट करता है और उसको दिशा निर्देश देता है, तो जिसको वो अपॉइंट करता है उसको भी हम गवर्नमेंट प्लीडर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आ गया आपका जजमेंट। जजमेंट का मतलब क्या होता है?
जजमेंट का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट है जो कि कोर्ट देती है केस खत्म हो जाने के बाद, डिक्री या ऑर्डर दे देने के बाद उसमें एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रहता है कि कोर्ट जो ये डिसीजन दी वो किस बेसिस के ऊपर दी। वो पूरे चीज़ों को हम जजमेंट बोलते हैं। जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर का मतलब होता है वो पार्टी जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आता है, जिसके अगेंस्ट में डिक्री आती है, जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर आता है, कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, इसको भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उस पार्टी को हम लोग बोलेंगे जजमेंट डेटर। अच्छा, उसके बाद है आपका जजमेंट डेटर, उसके बाद है आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव देख लेते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो आदमी जो कि मरे हुए आदमी को रिप्रेजेंट करता है, वो आदमी जो कि मरे हुए आदमी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें वो आदमी भी इंक्लूडेड होता है जो कि मरे हुए आदमी की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है, उसको भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। और जो पार्टी ऑलरेडी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है किसी और की, और उसके ऊपर अगर कोई केस करता है या वो किसी और के ऊपर केस करती है और इसी बीच अगर वो मर जाती है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मर जाता है, तो जो इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करेगा उसको भी हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही बोलेंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। अब आ जाता है जज। जज मतलब जो सिविल कोर्ट को प्रिजाइड करता है उसको हम लोग जज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया मैसने प्रॉफिट। मैसने प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मैसने प्रॉफिट का मतलब होता है कि आज एक पार्टी किसी और पार्टी की प्रॉपर्टी को के ऊपर कब्जा कर लेता है। ठीक है, कब्जा कर लेने के बाद वो पार्टी उस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट अर्न करता है या प्रॉफिट अर्न कर सकता है, करता नहीं है लेकिन अगर वो कब्जा करे तो कर सकता है। उस प्रॉफिट को, उस रेवेन्यू को जो वो अर्न करता है या वो कर सकता है, उसको मैसने प्रॉफिट बोलते हैं। इसमें इंटरेस्ट जो ड्यू होगा उस प्रॉफिट के ऊपर में वो भी इंक्लूडेड होगा, उसको भी मैसने प्रॉफिट ही बोलेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो बंदा कब्जा किया है प्रॉपर्टी को, वो अगर कोई इम्प्रूवमेंट करता है प्रॉपर्टी में और उस इम्प्रूवमेंट करने के कारण या उस इम्प्रूवमेंट से वो अगर कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो उस प्रॉफिट को मैसने प्रॉफिट नहीं बोला जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ग्रोइंग क्रॉप्स, उसको ग्रोइंग क्रॉप्स को मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो है आपका, क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। ऑर्डर। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है वो डिसीजन जिसके ऊपर अपील की जा सकती है, जो कि डिग्री नहीं है। वो डिसीजन जो कि डिग्री नहीं है, जिसके ऊपर अपील की जा सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, अच्छा।